आप देख पर फास्ट। नमस्कार, मैं हूं संजीव कपासिया और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। वक्त है उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर शो द डिबेट शो का। 2022 के विधानसभा चुनावों का उत्तर प्रदेश में औपचारिक ऐलान हो चुका है और प्रदेश के सभी सियासी दल 2022 की तैयारियों में जुटे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा की बात करें तो वो पिछड़े वर्ग का सम्मेलन कराकर कहीं ना कहीं पिछड़ों को अपनी ओर लामबंद करने की कोशिश कर रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ों वर्ग सम्मेलन में कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के युवा, महिलाएं, बेटियां तबाह थे और आज उत्तर प्रदेश विकास की राह पर है। कहीं ना कहीं उन्होंने तमाम जो पिछड़े वर्ग के जातियों के लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर सहेजने समेटने की कोशिश की। हालांकि ये कोशिश समाजवादी पार्टी भी करती है, सुभाषपा भी करती है, लेकिन 2022 में पिछड़ों का आशीर्वाद किसको मिलेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बड़ा पैनल मौजूद है, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से आलोक यादव हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कृष्ण मोहन पांडे और सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव और बहुत तेज तर्रार अपनी राय रखने वाले अरुण राजभर हैं। सबसे पहला सवाल अरुण राजभर से। अरुण राजभर जी, आप पिछड़ों की वकालत करते हैं, पिछड़ों के हितैषी होने का दावा करते हैं और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और सरकार पिछड़ों के बारे में कुछ बात करते हैं, पिछड़ों के बारे में कुछ सोचते हैं, पिछड़ों के विकास की सोचते हैं, तब आपको दर्द क्यों होता है दोस्त? इन्होंने पिछड़ों के लिए किया क्या है? 4.5 साल में इन्होंने पिछड़ों को के साथ सिर्फ अन्याय किया है, अत्याचार किया है, जुल्म किया है। और पिछड़ी जाति का जब जातिवाद जनगणना कराने का फैसला जनता चाहने लगे, पिछड़े चाहने लगे, पिछड़े वर्ग के नेता चाहने लगे, ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर स्टे लेने लगे। ये पिछड़े के हित ऐसे बनेंगे। ये पिछड़ों के सबसे बड़े अगर दुश्मन कोई है उत्तर प्रदेश में, देश में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का कल्याण भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में अगर पिछड़ों का कल्याण अगर कहीं हो सकता है तो स्वयं भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी गठबंधन में हो सकता है। ये भयभीत हो चुके हैं, डर गए हैं। इस नाते पिछड़ों का सम्मेलन करा करके वो दगे हुए कारतूसों को इकट्ठा करके वो सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। इसलिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो सरकार बनाने का रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया है। वो सरकार बनाने का रास्ता अब स्वयं भारतीय समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी की तरफ चल दिया है। अरे भाई अरुण जी, आपके 4 एमएलए हैं मात्र उत्तर प्रदेश में और 4 एमएलए के बलबूते आप पिछड़ों के भले की बात करते हैं, हास्यास्पद लग रहा है। तो नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जातिवाद जनगणना कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं तैयार है? पिछड़ों को हिस्सेदारी देने के लिए क्यों नहीं तैयार है? हम तो चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म, मजहब, जाति, मजहब यही सब तो करते हैं। हम जाति मजहब की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। हम सबको हिस्सेदारी जो संविधान में जो व्यवस्था है बराबरी का, वो हम देना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। 2017 में हुआ क्या? पिछड़ों को आगे किया गया था। जब पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाने का सवाल आया तो उत्तराखंड से ला करके मुख्यमंत्री बना दिया। तो पिछड़ों का तो अन्याय उसी समय से शुरू हुआ जिसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सरकार में भी शामिल है, तब विरोध क्यों नहीं किया? तब तो आपके पापा मिनिस्टर थे, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आपके पिता मंत्री रहे हैं भाई योगी आदित्यनाथ की सरकार में। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर के सरकार बनाई थी, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू से लेकर के अंत तक हम लड़ते रहे। लेकिन इनके भ्रष्टाचारी जितने हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, सारे अधिकारियों को भ्रष्टाचार में डाल दिया। तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए नहीं, ये भ्रष्टाचार पैदा करने की सरकार बन गई है। उत्तर प्रदेश की जनता आज थाने पर जाकर देखेंगे, जो 500 में काम होता था वो 10,000 में हो रहा है, 2,000 का काम 20,000 में हो रहा है। तो ये सरकार जिस वादे को करके आई है 2017 से, आज 4.5 साल में वही वादा। उनसे पूछिए ना महंगाई कहाँ चली गई, वो पूछिए ना बेरोजगारी कहाँ चली गई, उनसे पूछिए ना कि उत्तर प्रदेश में थानों पर अत्याचार कैसे बढ़ गई, वो पूछिए उनसे महिलाओं का अत्याचार कैसे बढ़ गया, किसानों की आय क्यों नहीं दुगना कर पाए, 4,000 से ज्यादा बकाया इन्होंने गन्ना किसान के भुगतान क्यों नहीं कर पाए। आखिर ये झूठ बोलने वाले लोग अब ज्यादा दिन तक उत्तर प्रदेश में नहीं टिक पाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा और जनता मत परिवर्तन के लिए मूड बना चुकी है। और परिवर्तन करने के लिए 27 अक्टूबर कल आप देखिएगा, पूर्वांचल की जनता ये एकमुश्त होकर के समाजवादी पार्टी और स्वयं भारतीय समाज पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने का एक रास्ता चुनने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जगह नहीं मिलेगी और बंद कमरे में ही रह जाएंगे और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है अरुण जी, हमारे साथ आलोक जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं।
नेताजी जो मुलायम सिंह यादव, जिनको लोग नेताजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक अवधारणा रखी थी कि पिछड़ों के विकास को कैसे गति दी जाए। यदि भारतीय जनता पार्टी उस कंसेप्ट पे आगे बढ़ती है तो समाजवादी पार्टी को क्या दिक्कत है? आलोक जी। संजीव जी धन्यवाद। और जहां आपके मूल प्रश्न का रहा है, तो संजीव जी सबसे पहले तो मेरे बीजेपी प्रवक्ता अभी बोलेंगे, ये जरूर बताएं कि पिछड़ों का विकास इन्होंने किया क्या है। हाँ, पिछड़ों का विकास इन्होंने ये किया है कि नीट में 10,000 सीट जो ओबीसी के छात्र चिकित्सक अच्छे बन सकते थे, वो सीटें छीन ली हैं। रही बात इनकी ओबीसी के प्रति मानसिकता की, जातिवार आप सम्मेलन कर रहे हैं। मैं आदरणीय अरुण जी के साथ अपनी बात मिलाता हूं कि आप सम्मेलन करिए, तो फिर आप जातिगत जनगणना से क्यों बच रहे हैं? अब इनकी संजीव जी सोच देखिए कि आपने उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में आपने केशव प्रसाद मौर्य की फोटो दिखाई। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे आप चुनाव लड़े और बना दिया उन्हें स्टूल वाला मंत्री। अब दूसरा आप अरे तो भाजपा का अंदरूनी मामला है, आप अपनी बात करिए। वो किसे चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, आप आलोक जी अपनी बात करिए। ठीक है संजीव जी। अब संजीव जी जरा ये सोचिए, जिसके पिता 3 से 4 बार मुख्यमंत्री रहे हो, वो स्वयं मुख्यमंत्री हो, और जब अपना मुख्यमंत्री कार्यालय जब वो छोड़ते हैं तो कोई एक गंगा जल से उस कार्यालय को धुलाता है। क्या ये बात दलितों के, पिछड़ों के दिलों में, हृदय में नहीं लगी होगी? क्या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो समरसता के साथ काम करना चाहते थे, आलोक जी, आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपका जो विज्ञापन है जिसमें अखिलेश यादव की फोटो लगी है और लिखा है कि मैं आ रहा हूं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आ रहा हूं का मतलब लूटपाट है, फिरौती है, वसूली है, अपहरण है, अपराध को बढ़ावा है। इसका मतलब मैं आ रहा हूं का मतलब अपराध है, बेरोजगारी को बढ़ना है, महंगाई बढ़ना है, इन सब चीजों का मतलब मैं आ रहा हूं। संजीव जी, उत्तर प्रदेश में आज जबरदस्त बेरोजगारी है, युवा त्राही त्राही मांग कर रहा है। महंगाई चाहे आप पेट्रोल उत्पादों देख लें, चाहे रसोई गैस में देख लें, और चाहे आप किसी सरसों के तेल में देख लें। ऐसे में जो पीड़ित, वंचित, असहाय जो मजदूर है, उसके लिए एक आश्वासन है कि थोड़े दिन और इंतजार करिए, आपकी ये संकट की घड़ियां छटने वाली हैं और मैं आ रहा हूं। रही बात दूसरी, आप उत्तर प्रदेश में जो पिछड़े वर्ग कल्याण की ये बात करते हैं, सबसे ज्यादा मॉब लिंचिंग, हाथरस की वो बेटी दलित, मुख्यमंत्री की परिभाषा भी बताइए। मुख्यमंत्री जी जो परिभाषा दी है उस पर भी बोलिए भाई। मुख्यमंत्री जी के परिभाषा पर तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भाजपा जितने दुष्स्वप्न दिखाती है, भाजपा जितनी झूठ जितना बोल सकती है, भाजपा सिर्फ मंच और माइक और मीटिंग की पार्टी, राजनीतिक पार्टी रहेगी। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने, युवाओं ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है समाजवादी की पार्टी के साथ आने का, और वही एक संदेश है कि हम आ रहे हैं। आखिरकार आपको जातिवार सम्मेलन कर रहे हैं क्या? जो आप तो धार्मिक रूप से चलते थे, ठीक है, हम जवाब लेते हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। ठीक है आलोक जी, हम जवाब लेते हैं। हमारे साथ कृष्ण मोहन पांडे हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, क्या आपको लगता है कि आप जो पिछड़े वर्ग का सम्मेलन कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए ऐसी बातें सामने आ रही हैं? कृष्ण मोहन जी। संजीव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि दोनों हमारे मित्र भाजपा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो है, दोनों लोगों को आज सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसके पूर्व में जो एक दूसरे पे ये लोग आज छोप लगाते थे कि चोर है, गुंडे है, मवाली, आज दोनों एक ही दूसरे की बात बोल रहे हैं। दूसरी बात संजीव जी, मैं बता दूं आपको कि इनको बता दो कि पिछड़ों, अभी विधायक भाषा आपने नहीं सुना क्या किया, मैंने बड़ी ये पिछड़ों को कहते हैं भैंसा लोग हैं। जी सुनिए, देखिए, ये पिछड़ों को भैंसा कहते हैं, पिछड़ों को नीच कहते हैं, छछुंदर का संज्ञा देते हैं। यही पिछड़ों का सम्मान भाजपा के लोग करते हैं। जब हम सभी पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित एक जगह हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में उबाल क्यों हो रहा है? घबराओ नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता आपको सत्ता से बेदखल करने जा रही है। आप सत्ता में वापस नहीं आ रहे हो। आप कहते थे ना गन्ना किसानों भुगतान के मुद्दे पर, आप बताओ 4,000 करोड़ से ज्यादा बकाया आप क्यों नहीं पूरा कर रहे हो? उसको प्रदेश को लूटने के लिए एक जाति को आप हर जगह बैठा रहे हो, पिछड़ों को क्यों नहीं हिस्सा दे रहे हो? नहीं बताओ ना, आपके विधायक कह रहे हैं कि पिछड़े छात्र सुंदर ये भैंसा है, तो ये नीच है। संजीव जी, ऐसे कैसे हो पाएगा? उस विधायक को क्या ये आपको नीच दिखाई देता है? पिछड़े पिछड़ों को सम्मेलन क्यों करते हो? दलितों का सम्मेलन क्यों करते हो?
जब आप बोल रहे थे तब चुप थे कृष्ण मोहन जी। मैं इनसे पूछ रहा हूँ पाड़े जी से। आपको मौका दिया जाएगा, आपको मौका दिया जाएगा भाई। हाँ संजीव जी, मैं आता हूँ। इन्होंने कहा कि क्या किया पिछड़ों के लिए, मैं बताता हूँ क्या क्या। 70 वर्षों में पिछड़ा वर्ग का जो आयोग था, उस कांग्रेस पार्टी की देश में सरकार थी और उसके सहयोगी 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला किया, लेकिन पिछड़ा वर्ग 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला किया, बांदा में कृषि विभाग में घोटाला किया, पिछड़े दलितों का आरक्षण घोटाला किया, शिक्षा में पूरे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जब मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो रहे थे तो वहाँ घोटाला किया, आरक्षण लूट रहे हो। एक तरफ आरक्षण देने के बाद जब ओबीसी का प्रदेश के पिछड़े दलित भूलने वाले नहीं है। प्रस्ताव आया अरुण जी बात नहीं दीजिए। अरुण जी और उसके अरुण राजभर जी बात, मैं आपके पास आऊंगा, इनके बाद तुरंत आपके पास लौटूंगा। सपा और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सहमति कब बनी? ये क्या बात रोहिणी कुलकर्णी आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं आई? हमेशा ओबीसी का वोट आयोग बना देना, उनको आयोग की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में रखना, यही पिछड़ों का हित है। लेकिन कृष्ण मोहन जी, अरे भाई सवाल पूछने दो अरुण जी सवाल पूछने दो भाई। वोट लेते हैं कृष्ण मोहन जी, लेकिन जातिगत जनगणना की जो मांग, कृष्ण मोहन जी, लेकिन जातिगत जनगणना की जो मांग विपक्ष सरकार से लगातार करता रहा है, तो उसको कराने में क्या दिक्कत है? पता चल जाएगा किसकी जाति की संख्या कितनी है। यदि आप ये कहते हो कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो पता चले ना कौन कितना है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इस पे विचार कर रही है। केंद्र सुप्रीम कोर्ट जाकर इससे क्यों ले लिए? पूछिए इनसे। और उस पर जो जातिवाद जनगणना में ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन्होंने हलफनामा क्यों दायर किया? जातिवाद जनगणना पिछड़ों में नहीं होगी। दोनों लोग मिलकर जो बनेगी उस पे कार्य किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, इस समाज में दबे कुचले शोषितों के लिए सदैव काम करती रही है। हम चरैवेती के सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते। ठीक है कृष्ण मोहन जी, ठीक है। अरुण राजभर के पास चलेंगे। अरुण जी क्या आपको लगता है? अरुण जी ठीक है। कृष्ण मोहन जी आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई कृष्ण मोहन जी, आपकी बात आ गई। अरुण राजभर जी, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में सत्ता की जो चाबी है वो पिछड़ों के हाथ में है, और यही वजह है कि सारे राजनीतिक दल अपनी ओर लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आपका दल हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी। और जब सरकार बन जाती है तब कहीं ना कहीं पिछड़ों को दरकिनार कर दिया जाता है। क्या लगता है आपको, सत्ता की चाबी किसके पास? जिन पिछड़ों को आगे करके वोट लिया गया 2017 में, उन पिछड़ों को आगे करके धोखा दे दिया गया। न तो पिछड़ों की जातिवाद जनगणना, हम तो पूछ रहे हैं इनसे कि जातिवाद जनगणना अगर ये कराते की बात क्या करेंगे? हमारा देश का प्रधानमंत्री कितनी है? अरे वो पिछड़ों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री है। हम तो पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हैं, वो पिछड़ों के प्रधानमंत्री नहीं है। ये कहना बेईमानी हो जाएगी पिछड़ों के लिए। पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री बन जाएगा? नहीं, ये गलत बात है। वो पिछड़ों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री है। अब पूंजीपति के प्रधानमंत्री कभी पिछड़ों का हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, कभी पिछड़ों को न्याय नहीं देना चाहते हैं। हाँ, तरफ में कांड हुआ, दलित को न्याय नहीं दिया। अरुण जी और पिछड़ों के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। अरे गाजियाबाद में रंजीत यादव के साथ अत्याचार हुआ, आज तक न्याय नहीं दिया। आप किसको न्याय दिए? पूरे उत्तर प्रदेश में मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी अपराधी होगा, कोई भी अपराध करेगा तो उसके उस पर जांच होगी, पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। यहाँ राजा का बेटा हो या दलित का, कोई भी हो जो अपराधी हो जेल जाएगा। यहाँ पे व्यक्ति विशेष की बात नहीं होगी। ये सत्ता नहीं है कि गायत्री प्रसाद को गिरफ्तार करने के लिए हाई कोर्ट को आदेश देना पड़ता है, गायत्री प्रसाद को गिरफ्तार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना पड़ता है। अरुण जी आप कह रहे हैं कि 2017 में पिछड़ों के वोट लिए गए, तो क्या आप 2017 में सहयोगी नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, और सरकार बनने के बाद लगातार आपकी पार्टी से मंत्री रहे? अरे आपको ज्ञान वो कब हुआ जब पिछड़ों की उपेक्षा हुई? आपको शुरुआत में जब हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमेशा दबे कुचले, पिछड़े, शोषित, वंचित वर्गों की लड़ाई जब सत्ता में नहीं थे उससे पहले से लड़ते आए हैं, और आज भी सत्ता में नहीं,
सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर है, सड़क से लेके सदन तक लड़ रहे हैं। हमारी एक लड़ाई है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाज में हर तबके को राजनीति में सामाजिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर उत्थान के रास्ते पर ले जाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। जिन जातियों को भाजपा ने न्याय देने की बात किया था, भरोसा दिया था, उन जातियों को इन्होंने धोखा दिया। चाहे वो सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में गरीब लड़कियों को शिक्षा फ्री में देने की मामला हो, चाहे लैपटॉप। हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना तो जानते नहीं, अब लैपटॉप देने की बात कर रहे हैं। 4.5 साल तक कहाँ थे ये? 4.5 साल तक लैपटॉप दिया नहीं। अब जिसको आपने ट्रेनिंग नहीं दिया, मंत्रिमंडल विस्तार जब योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो 7 मंत्रियों में 3 मंत्री पिछड़ी जाति से बनाए जाते हैं, पिछड़ों से बनाए जाते हैं। तो आपको क्यों नहीं लगता कि संजीव जी इनकी दृष्टि में वो दगे कारतूस है, क्योंकि वो पिछड़े हैं, उनको प्रतिनिधित्व मिल रहा है। यदि किसी पिछड़े को प्रतिनिधित्व मिलेगा तो इनको दगे कारतूस नजर आएंगे। इनके पीछे चलने वाला व्यक्ति पिछड़ा नजर आएगा, इनके साथ वोट करने वाला व्यक्ति हमेशा पिछड़ा नजर आएगा। यदि भारतीय जनता पार्टी सम्मान करेगी किसी पिछड़ा को, यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में मंत्री बनाएगी, बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल अरुण राजभर जी, जब भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों का सम्मान करना चाहती है, पिछड़ों को बुलाकर अपने गले लगाती है, तब आपको दिक्कत क्यों होती है? समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्यों होती है? ये पिछड़ों का वोट लेने के लिए गले लगाते हैं। संजीव जी, हिस्सा जब देना होता है तो इनका गला दबाने लगते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है भाजपा वालों की, ये तो पिछड़ों को कुछ देना नहीं चाहते हैं। सम्मान क्या देंगे? इनके विधायक कहते हैं पिछड़े नीच है, पिछड़े छात्र सुंदर है, पिछड़े फैसला है, पूछे ना उनसे पैसे हैं, प्रतिनिधित्व उन लोगों को नहीं मिला है। बीजेपी के साथी से मैं ये पूछूंगा कि नीट एग्जाम ने 4 साल में एक साल में आप विधायक अपने विधायक की भाषा सुनो, अपने मंत्री की भाषा सुनो, अपने नेता की भाषा सुनो। जो आपके विधायक नेता मंत्री का इस तरह का बोल रहे हैं, आप तो कार्रवाई करने से डरते हो, क्योंकि आपको भय है कि पंडित जी पर कार्रवाई कर देंगे, पूरा पंडित जी हो जाएंगे। में आप पंडित जी को कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? बताओ मंत्री जी से नहीं, क्यों नहीं कार्रवाई हुई? भारतीय जनता पार्टी आपने उनको इस्तीफा नहीं देना दिया, इस्तीफा दिला दो। सब पिछड़ों का भला होगा। किसान के किसान मरे गए, इनके गाड़ी को दबा के हम लोग जाति पे राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ठीक है, आलोक जी के पास चलते हैं, आलोक जी के पास अरुण राजभर जी, कृष्ण मोहन जी, अरुण राजभर जी, कृष्ण मोहन जी, ठीक है, आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, अरे भाई समाजवादी पार्टी को भी थोड़ा समय दें अरुण जी। आलोक जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि 2017 से पहले आस्था को कैद किया गया था। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां और नौजवान रोजगार नहीं मिलता था, तबाह हो गए थे लोग, और अब उत्तर प्रदेश में रोजगार है, कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है, उत्तर प्रदेश में सब खुशहाल है। क्या कहेंगे इस पर? संजीव जी, इस कोरोना काल में सबसे पहले वास्तविक आंकड़ा, जो आपको तो जानकारी सारे आंकड़ों की होगी, 2.5 लाख फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, 60,000 से ऊपर फैक्ट्रियों की रीसेल हो गई है। जो मजदूर शहरों में काम करते थे, आज मनरेगा या अन्य के तहत वो काम कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, यहाँ तक कि प्रत्येक खान-पान की चीज अपने उच्चतम ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। रोजगार संसाधन सीमित हो गए हैं। जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो सरकारी रोजगार कहाँ रखे हैं? आखिरकार मुख्यमंत्री जी ये घोषणा करते हैं तो क्या सोचते हैं और क्या खाकर घोषणा करते हैं, ये समझ से परे बिल्कुल बात हो गई। कौशल विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के तमाम युवाओं को रोजगार दिया है। कौशल विकास के माध्यम से तमाम ट्रेनिंग कराकर कई विभागों से रोजगार दिया गया है। तमाम लंबा आंकड़ा है सरकार के पास। अभी बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता, उनसे पूछेंगे आपकी सरकार में क्या हुआ। 2017 में सबसे बड़ा स्लोगन था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार। तो क्या लगता है आपको कानून व्यवस्था दुरुस्त है? आलोक जी, आपकी सरकार में जिस तरीके की कानून व्यवस्था थी, उसी पर सबसे बड़ा चुनाव लड़ा गया, उसी को मुद्दा बनाया गया। क्या आपको लगता है कि वही कानून व्यवस्था आज योगी सरकार में दुरुस्त है? योगी सरकार में ना तो बहन बेटियां सुरक्षित हैं, ना युवक सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है। संजीव जी, अभी गोरखपुर का जो व्यापारी एक होटल से खींच के घसीटते हुए खत्म कर दिया गया, क्या इसे आप कानून व्यवस्था कहेंगे?
कानपुर में एक मैं मानता हूं अपराधी था, लेकिन क्या गाड़ी पलट के एनकाउंटर कर दिया जाएगा, इसे आप कानून व्यवस्था कहेंगे? हाथरस की वो बेटी जो दलित थी, उसको रात में मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया, इसे आप क्या कानून व्यवस्था आप कहेंगे? पुष्पेंद्र का जो एनकाउंटर कर दिया गया, फेक एनकाउंटर जिस पे इंक्वायरी चली, बहुत सारे एनकाउंटर ऐसे हैं जो आज पुलिस भी इनके नियंत्रण में नहीं रही है, क्या इसे आप शासन व्यवस्था गए? लखनऊ में एपिल पर काम करने वाला विवेक तिवारी जिसका एनकाउंटर कर दिया गया था, बाद में मुआवजा दिया गया, एक अलग चीज है, लेकिन क्या इसे आप कानून व्यवस्था के अंतर्गत आप रख सकते हैं? ठीक है, ठीक है, कृष्ण मोहन जी के पास चलेंगे। कृष्ण मोहन जी, क्या आपको लगता है कि इस समय चुनाव बहुत नजदीक हैं? हमें लगता है कि दिसंबर में उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लग जाएगी और फरवरी तक प्रदेश में चुनाव हो जाएंगे। तो इस समय जो आप जातिवार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सम्मेलन करा रहे हैं, चाहे वो जाटव समाज का सम्मेलन हो, पिछड़ों का सम्मेलन हो या फिर अन्य किसी जाति का सम्मेलन हो, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात की दरकार है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए इस तरीके के सम्मेलन जरूरी हो गए हैं? नवीन जी, संजीव जी, मैं आपको बता दूं कि आप देखें भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति को आप बहुत लंबे दिनों से देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव समता समाज की बात करती है, सदैव हर समाज को जोड़ने की बात करती है और एक एक व्यक्ति तक पहुंचने के लिए बात करते हैं। और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की व्यवस्था के अनुरूप हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इन सम्मेलनों का उद्देश्य मात्र और मात्र एक है कि हम केंद्र की सरकार ने पिछड़ों तक, दलित को, वंचित को, उनके विकास में, उनके आर्थिक उन्नयन में कितना सहयोग किया, उनको तक उनके बताना है। योगी सरकार द्वारा दी गई जो योजनाएं हैं उनके तक पहुंचाना है। और दूसरा, इस उत्तर प्रदेश में जिस नारा के साथ हम आए थे कि भूख, भय और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, और उसको हमने कितना पूरा किया। आपको देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये अपराध नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिए है और या तो वो जेल के अंदर है। और आपको भी ये रिकॉर्ड है, ये अभी पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है कि अपराधी जो है जेल से बाहर निकलने से याचिका दे रहा है कि मैं जेल से बाहर नहीं आना चाहता हूँ। और दूसरी बात, ये उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 की सरकार को देखा है। उत्तर प्रदेश दंगा नहीं भूला है। उत्तर प्रदेश थानों में कोई व्यक्ति विशेष चलाते थे। मेरे पास समय की कमी है। अरुण जी आपका धन्यवाद, कृष्ण मोहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आलोक जी आपका बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में लगता है कि प्रदेश के राजनीतिक दल पिछड़ों के सहारे, जिनकी आबादी प्रदेश में 50% से अलग है और उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या निर्णायक है। अब 2022 में उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी पर वो बैठेगा जिसके साथ पिछड़े खड़े होंगे। और यही वजह है कि चाहे समाजवादी पार्टी या फिर सुभाष का दोनों पार्टियों का सम्मेलन हो पिछड़ों को लेकर, या फिर आज राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन की ओर से आयोजित होने वाला पिछड़े वर्ग का सम्मेलन, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। अब विपक्ष किसकी तरफ लामबंद होगा, किसको उत्तर प्रदेश की सत्ता की चाबी सौंपेगा, ये तो 2022 के चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन पिछड़ों को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म हो गई है। फिर मिलेंगे किसी बड़े मुद्दे के लिए साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।